गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। ये आपका पार्ट 1 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। पहला चैप्टर है आपका। देखिए, चैप्टर शुरुआत करने से पहले हम लोग कुछ संख्याओं के बारे में समझ लेते हैं। तो आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि वास्तविक संख्या कौन सी संख्या होती है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय जो होता है वो वास्तविक संख्या होती है। तो अभी हम लोग क्लास 10th में हैं, बस इसके उदाहरण के साथ इसको समझ लेते हैं, इन संख्याओं के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, आप डेफिनेशन तो पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, 5, 6, 7 सब क्लास में आप पढ़े हुए होंगे। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं कैसी हो जाएंगी, जैसे -2, 2/5, √3, 0, है ना, 5/7, ये सब क्या है, तो वास्तविक संख्या है। जैसे कि परिमेय संख्या इसमें ये सब है और ये अपरिमेय रूट वाली है, तो दोनों का जो संग्रह होता है, समुच्चय होता है, वही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक, अब देखिए वास्तविक संख्या की बात करें तो ये दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या दो तरह की हो सकती है। कौन कौन सी, एक परिमेय, एक होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा होता है आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक, और इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। चलिए, इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं। तो अगर अब हम लोग बात करें तो परिमेय संख्या वैसी संख्याएं होती है जिनका दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार प्रसार जो होगा शांत या अशांत आवर्ती हो। आप पहले क्लास में पढ़े होंगे, इसके पहले क्लास 9th में, कि p/q के रूप में जो संख्या हो और q नॉट इक्वल टू 0 वो परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन अब हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि इनका वैसी संख्या है जिनका दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती हो, वो परिमेय संख्याएं कहलाती है। चलिए, तो जैसे उदाहरण में बात करें, 2/7, -2, 0, 2/5, ये सब जो भी संख्याएं देख रहे हैं ये सब क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में है या कुछ नहीं तो बाई में 1 है ना इसके, तो ये सब परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक, अपरिमेय संख्या जो होती है, इनका अगर दशमलव प्रसार की बात करें तो इसका दशमलव प्रसार जो होता है वो क्या होगा, अशांत, अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती होता है। इनका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। और इसकी उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आपका हो जाएगा √2, √3, √4 नहीं लेंगे। √4 जो होगा वो √4 आपका, √4 का वैल्यू हो जाएगा 2, तो 2 एक परिमेय संख्या होती है इसलिए नहीं लेंगे। ठीक है, जो किसी का वर्ग होगा वो नहीं होगा। √5, √6 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या के उदाहरण है। अब चलिए समझ लेते हैं कि शांत और अशांत आवर्ती क्या है, या अशांत आवर्ती का मतलब क्या होता है। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक संख्या है 1/8 और एक दूसरी संख्या है मान लीजिए आपके पास 1/7, तो दोनों आपको दिख रहा है परिमेय। चलिए अब देखिए इसमें डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। 1 है, 0 पॉइंट दीजिए, यहाँ 0 लगाएंगे, एक बार में जाएगा 8, 2 उतरेगा 0, 8 दूना 16, 4 उतरेगा 0 लगेगा, 8 पंजे 40। तो ये देखिए पॉइंट के बाद ये पूरा पूरा कट जा रहा है कुछ अंक तक जाकर, तो ये होते हैं शांत। ऐसे जो भिन्न है जैसे 1/8 है, ये क्या ऐसा हुआ, शांत हुआ। और 1/7 को चेक करते हैं, 7 यहाँ रखिए, 1 यहाँ रखिए, डिवाइड करिए, 0 ले जाइए, 0 एक बार में, 7 3 उतरेगा 0 लगेगा, 7 7 4 जा 28, 28, फिर यहाँ से 2 0, 7 दूना 14, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। चलिए फिर 0 लगाएंगे, फिर 8 बार में 56, फिर 4 आएगा, फिर 0, फिर 5 बार में 35, फिर 5, फिर 0, फिर 7 बार में 49, फिर देखिए दोबारा 1 आ गया, यानी कि अब यही चीज रिपीट होते जाएगा।
यही मतलब ये आएगा 0.142857, फिर 1428, यही सब रिपीट होते जाएगा, यानी कि इसके ऊपर बार लगा दीजिए। तो ऐसे जो दशमलव प्रसार होते हैं इनको कहा जाता है अशांत आवर्ती, यानी मतलब एक पीरियड के बाद ये रिपीट हो रहा है, इसलिए इनको अशांत आवर्ती कहेंगे, इसको शांत कहेंगे। और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार देख लेते हैं अब। चलिए मान लेते हैं एक हम लोग अपरिमेय संख्या लेते हैं √2। चलिए इसका दशमलव प्रसार देखते हैं। आपको ये पढ़े होंगे क्लास 8 में किस तरह से पॉइंट इसका मान निकाला जाता है। चलिए यहाँ पेयर बनाइएगा दो दो अंक का। चलिए पॉइंट के बाद 0 लगा दिए यहाँ पे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, और 1 से ही यहाँ गुना करके यहाँ वापस आपको नीचे लिखना होगा। ठीक है, 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 लिखना होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ये आप तो जानते ही हैं, क्लास 8 में पढ़े होंगे। चलिए 2 होगा, यहाँ घटेगा 1, डबल 0 यानी 2 अंक उतरता है, पॉइंट देंगे। यहाँ क्या रखेंगे तो यहाँ 4 रखेंगे और 4 से ही गुना करेंगे। तो 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16 और 4 दूना 8 1 9, इसमें गुना कर दिए। चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 2 अंक उतरेगा, ये जुड़ता है। चलिए अब यहाँ पे जो रखेंगे उसी से गुना करना होगा, तो 1 रखिए और 1 से ही गुना करिए। ठीक है, तो आ जाएगा 281, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ 1 आएगा, फिर 2 को 0 उतरेगा, ये 1 आया है 282। अब देखिए फिर इसको आगे लेते जाइएगा, ये ऐसे ही जाते जाएगा, कभी नहीं कटेगा। एक्चुअल में इसका वैल्यू जो आएगा आपका 1.4142 1356 ऐसे ही करके डिजिट आते जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, जैसे 4 के बाद 1 आया है, लेकिन यहाँ 4 के बाद अब क्या आ जा रहा है 2 आ जा रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट डिजिट आ रहे हैं। वहाँ 1 के बाद क्या हुआ है 4 आया है, फिर यहाँ 1 के बाद 3 आ रहा है, मतलब ये पीरियड भी नहीं चल रहा है, आवर्ती नहीं हो रहा है। यानी कि इसका जो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है वो होता है अशांत तो होता ही है, कभी नहीं कटेगा, और अनावर्ती होता है, ना कभी रिपीट ही करेगा। ठीक है, ना डिजिट कभी रिपीट करेगा और ना ही कभी पूरा तरह से कटेगा। तो वही आपको बताए थे। अब हम लोग जैसे परिमेय देखे थे अभी हम लोग, ये वास्तविक संख्या दो तरह की, एक परिमेय और एक अपरिमेय। ठीक है, अब देखिए परिमेय की बात करते हैं। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या तो आपको पता चल गया, रेशनल नंबर कहते हैं इसको, रेशनल नंबर। ठीक, और आपको बता दिए थे p/q के रूप में, या इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है शांत, है ना, या अशांत आवर्ती होता है। जैसे उदाहरण में आपको बताया -2, 6/7, 0, 4/3, 8, ये सब होगा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या भी दो तरह की होती है। ठीक है, ये भी दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है, तो एक होता है भिन्न, एक होता है भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। ठीक है, एक होता है फ्रैक्शन और दूसरा होता है पूर्णांक। दूसरा क्या होता है पूर्णांक यानी कि इंटीजर, इंटीजर। तो भिन्न जो होता है इसमें जो भिन्न होता है वो p/q के रूप में होगा, और q जो होगा नॉट इक्वल टू 0 और 1। ठीक है, दोनों नहीं होगा, सॉरी। इसमें अब देखिए इसको, तो भिन्न तो समझ गए कि p/q के रूप में रहेगा, और q नॉट इक्वल टू 0 और 1, यानी नीचे 0 और 1 नहीं होगा। जैसे इसमें उदाहरण देखिए 6/7, 4/3, ये सब जो है ना ऊपर जो दिए गए हैं ये सब भिन्न के रूप हो जाएंगे। और पूर्णांक क्या होगा, तो पूर्णांक इंटीजर को कहते हैं, और इसमें सब आ जाएगा, जैसे -3 हुआ, -2 हुआ, -1 हुआ, 0, 1, 2, 3, ये सब पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी तक, माइनस में भी और प्लस में भी, यानी कि इनके बटा में हमेशा 1 रहता है। ठीक है, तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि p/q के फॉर्म में रहते हैं, लेकिन q इक्वल टू हमेशा 1 रहेगा, तो वो पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए पूर्णांक जो होता है ये 3 तरह का होता है। ठीक है, कौन कौन से होता है इसको भी देख लेते हैं। पूर्णांक 3 तरह के होते हैं। एक होता है धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाले। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, तो प्लस वाले यानी 1, 2, 3, 4 ये सब। एक होता है शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। ठीक है, जीरो इंटीजर। ठीक है, जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर होता है यानी सिर्फ जीरो। एक होता है यहाँ पे लिख देते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि अंग्रेजी में इसको कहेंगे नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर।
तो निगेटिव इंटीजर माइनस वाले होंगे, जैसे -1 -2 ये सब माइनस वाले, -1 -2 -3 ये सब इन्फिनिटी तक। चलिए अब देखिए धनात्मक पूर्णांक को एक और नाम से कह सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक को एक प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं कि जो संख्या एक से शुरू होकर गिनती की तरफ बढ़ती है वही ना प्राकृत संख्या होती है, यानी कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। समझ गए? चलिए अब देखिए प्राकृत संख्या समझ गए। अब अगर हम लोग ये प्राकृत संख्या और शून्य पूर्णांक दोनों मिला दें तो दोनों के मिलन से बनता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। क्या बनेगा आपका? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर बनता है। होल नंबर हो जाएगा आपका 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 गिनती की तरफ बढ़ेगा, वही पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक, अब इसके अलावा कुछ और संख्या है उनको भी समझ लेते हैं। जैसे आपकी बात करें सम संख्या, सम संख्या तो जो होती है 2 से विभाज्य, तो सम संख्या में आपका आ जाएगा 0 भी आ जाएगा, +-2 +-4, मतलब प्लस में भी और माइनस में भी दोनों हो सकता है। ठीक है, +-6 ये सब हो जाएगा। ठीक, सम संख्या को कहते हैं इवन नंबर। ठीक, इवन नंबर, इवन नंबर। उसी तरह अगर बात करें विषम संख्या, विषम संख्या तो जस्ट उल्टा होता है, सम संख्या का ये उल्टा होता है। विषम संख्या क्या होता है? ऑड नंबर, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ऑड नंबर, जो 2 से विभाज्य नहीं हो, यानी +-1 +-3 +-5 +-7 ये सब हो जाएगा। समझ गया ना, जो 2 से विभाज्य नहीं होगा। उसी तरह बहुत सारी भी संख्या है। अब अभाज्य संख्या के बारे में देख लेते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या फिर इसको रूढ़ संख्या भी बोला जाता है, रूढ़ संख्या, इसको रूढ़ संख्या भी बोलते हैं, रूढ़ संख्या, दो नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या को कहते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आपको पता होगा कि जो खुद से कटे और एक से कटे। ठीक है, तो प्राइम नंबर में कौन कौन से अंक आ सकते हैं? तो आ सकता है आपका 2 3 5 7 11, ये सब खुद से कटेगा और एक से कटेगा। अगली संख्या इसी तरह से अब बात करते हैं यौगिक संख्या के बारे में। यौगिक संख्या, यौगिक संख्या, तो यौगिक संख्या क्या होती है? तो यौगिक संख्या को कहा जाता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो यौगिक संख्या किसे कहते हैं? तो जो खुद किसे और एक के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए, यानी कि अभाज्य को छोड़कर जो होंगी, यानी आपका आ जाएगा 4 6 8 9, ये सब यौगिक संख्या हो जाएंगे। इसमें एक को नहीं लिया जाता, ना अभाज्य में ही और ना ही यौगिक में। समझ गए? चलिए एक और संख्या है बच रही है, उसको भी देख लिया जाए। असहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, असहभाज्य संख्या। ठीक है, यानी कि को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है? तो ऐसी दो संख्या, जैसे मान लीजिए ए तथा बी ऐसी संख्या है ना, जिनका HCF जो है HCF 1 हो जाए, तो वैसी संख्या असहभाज्य होंगी। जैसे 4 और 9 का HCF 1 हो जाएगा ऐसे पेयर, तो ये असहभाज्य होंगी। आप और भी देख सकते हैं 9 और 16 हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है, तो ये सब असहभाज्य कहलाती हैं। चलिए तो अब चैप्टर में चलते हैं। सबसे पहले चैप्टर में देखेंगे प्रमेयिका यानी लेमा क्या है। तो प्रमेयिका एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है ना। प्रमेयिका क्या होता है कि एक ऐसा कथन जिसका उपयोग हम लोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? प्रमेयिका कहते हैं, यानी लेमा कहते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। यानी कि ये भी एक तरह का ऐसा कथन होगा जिसका उपयोग किसी अन्य कथन को साबित करने के लिए या निकालने के लिए किया जाएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। चलिए क्या होता है, हम लोग मान लेते हैं कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर, ठीक है, आपके पास दो धनात्मक पूर्णांक कौन है? ए और बी है। ऐसे अद्वितीय अऋणात्मक पूर्णांक क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां 0 से बड़ा होगा
आर या बराबर होगा लेकिन बी से छोटा होगा। ये इसका यूक्लिड विभाजन का प्रमेय है। अब इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए भाग कर रहे हैं, इसका कथन का मतलब समझिए। मान लीजिए कोई संख्या है ए, उसमें बी द्वारा भाग किया जा रहा है, तो भागफल आ रहा है क्यू, क्वोशिएंट आ रहा है क्यू, और शेषफल आ रहा है आर। ठीक है, तो ये आप पढ़े हैं कि भाज्य बराबर होता है फॉर्मूला भाजक गुना भागफल प्लस शेष या शेषफल। ठीक है, शेष को जोड़ा जाता है ना इसमें, शेष। चलिए, तो भाज्य जो है इसमें आपका ए है, तो ए बराबर भाजक बी है, भागफल ये आपका होता है, और प्लस आर शेषफल होता है। तो यही यहाँ दिखाया गया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए जो शेषफल होता है, आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भाग करते हैं, जैसे मान लीजिए 23 में ही 2 से भाग करते हैं, तो एक बार में ले जाइएगा 2 कट जाएगा, फिर 3 आएगा, एक बार में ले जाइएगा 2 1 आएगा। तो कभी कभी या तो शेषफल 0 आ जाता है या इससे कम आता है, इस बी से छोटा आता है। तो वही यहाँ दिखाया गया है कि ये जो शेषफल आर जो होगा, रिमाइंडर जो होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन इस भाजक से छोटा होगा, बी से छोटा होगा। तो यही कथन है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। तो इसमें एक और चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो दो संख्या दी गई है, तो ए बड़ा है बी से। यहाँ ये ध्यान रखना है कि ए जो है यहाँ किससे, बी से बड़ा है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एल्गोरिथम के बारे में। एल्गोरिथम क्या कहलाता है? यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है, यानी कि ये स्टेप्स हैं, ये कुछ स्टेप्स हैं। उस स्टेप से क्या करते हैं, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि या प्रक्रिया देता है। ठीक है, यह प्रक्रिया प्रदान करता है। ठीक है, तो स्टेप्स, ये स्टेप्स क्या होंगे, ये श्रृंखला क्या होंगी कि जो किसी विशेष प्रकार की विधि या प्रक्रिया प्रदान करता है। तो इसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किस लिए होता है, तो उससे एचसीएफ प्राप्त करने के लिए, किसी दी हुई दो संख्याएं, जैसे मान लीजिए ए और बी दो संख्याएं दी हुई हैं, तो इनका एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। यानी कि ये एल्गोरिथम कुछ स्टेप्स होंगे, कुछ चरण होंगे, जिसकी सहायता से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसका स्टेप्स क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं आपके पास दो संख्याएं ए और बी हैं, जिनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, जिसमें ये ध्यान देना है कि ए बड़ा है बी छोटा है ना, ए जो है बी से बड़ा है, ये ध्यान रखना है। पहला स्टेप क्या होगा कि ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। किस तरह से करेंगे अभी आपको उदाहरण से समझा दे रहे हैं। इसके लिए हम पूर्ण संख्याओं Q और R लेते हैं, जो A बराबर बी क्यू प्लस आर और 0 से बड़ा है R या बराबर है ना, 0 से बड़ा है R या बराबर है लेकिन B से छोटा है को संतुष्ट करता है। तो यही ना था आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो इसी का प्रयोग करके इस तरह से कुछ लाएंगे। इसके बाद अगर यह शेषफल या जो R का मान है अगर 0 आ गया, तो इसका जो भाजक होगा यानी कि ये जो B होगा, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये इसका एचसीएफ किस तरह से हो रहा है। मान लेते हैं आपके पास दो संख्याएं हैं, एक है 125 और तथा दूसरी है आपके पास 25। हमें एचसीएफ ज्ञात करना है दोनों का, यूक्लिड विभाजन है ना प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि ये 125 जो है ना बड़ा है 25 से, यानी कि ये ए का मान है 125 और बी का मान है आपके पास 25। समझ गए? अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। चलिए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम लोग पढ़ चुके हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ये जो आर होगा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा लेकिन बी से छोटा होगा, इतना लिखना होगा। अब पहले स्टेप में क्या करेंगे कि 125 बराबर लिखेंगे 25, इस तरह से। अब इधर भाग कर लीजिए, 25 में 125 से भाग करिएगा तो 5 बार में कट जाएगा, आपका आ जाएगा शेषफल 0। तो ये 25 गुना 5 आपको देखना है ना, ए बराबर ए ये है, ये बी है, ये क्यू है और ये आर है। तो ए बराबर बी क्यू यानी 25 गुना 5 और शेषफल आर यानी 0। तो वही आपको स्टेप्स में बताया गया है कि अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया, देखिए यहाँ प्रयोग किया, अगर आर का मान 0 आ गया, आर का मान 0 आ गया, तो आपके पास जो भाजक है,
ठीक है, भाजक है वही इसका HCF हो जाएगा, यानी कि यहाँ HCF आपका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब बात रहा कि अगर ये R 0 नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो चलिए इसको देखते हैं। किंतु यदि R 0 R नॉट इक्वल टू 0 तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का है ना, प्रमेयिका का प्रयोग किस पे करेंगे, भाजक B और शेषफल R के लिए करेंगे। यानी कि अब आपको क्या करना होगा कि इसमें से B को लेना होगा और R को लेना होगा और पुनः आपको इस तरह से B बराबर हो जाएगा CR प्लस N, यानी कि अब फिर आपको क्या करना होगा कि यहाँ B लेना होगा और यहाँ R लेना होगा, भाग करने में यहाँ जो भागफल आ रहा है C आ रहा है और शेषफल आ रहा है N, यानी कि ये इस रूप में फिर आ जाएगा। और यदि N 0 आ गया, यदि ये N यानी कि फिर अब शेषफल 0 आ गया, ये N 0 आ गया तो उसका HCF ये वाला है ना, इसका HCF जो हो जाएगा, HCF जो हो जाएगा वो C है। HCF क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। सॉरी, इसमें आपको ये भाजक C मानना होगा, तभी होगा C और ये R मानना होगा। ठीक, चलिए ये C है, चलिए ये C है और ये R है, ये R आ रहा है। यानी कि अब देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे कि अगर n का मान यानी शेषफल अगर 0 आ गया तो ये वाला C जो होगा इसका जो भाजक होगा वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, जैसे इसमें बताए थे। मतलब जिससे पूरा पूरा कट जाएगा वही उसका HCF हो जाएगा। अगर नहीं आया तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते जाएंगे कब तक करेंगे, जब तक शेषफल आपका शून्य नहीं हो जाए। तो चलिए इसको उदाहरण से एक समझ लिया जाए इसको। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 867 और 225 का HCF कैसे ज्ञात करना है। चलिए इसको समझिए। आप यहाँ देखेंगे कि 867 जो है बड़ा है 255 से, समझ गए। ए बराबर है आपका 867 और बी बराबर है यहाँ 255, समझ रहे ना इस बात को। चलिए अब लिखेंगे, यहाँ पे हर क्वेश्चन में लिखना होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यहाँ पे लिख देंगे कि a बराबर BQ प्लस R, और यहाँ जो होगा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा R, लेकिन B से छोटा होगा। अब आपको क्या करना होगा कि इधर लिखना होगा 867 पहले स्टेप में और इधर लिखेंगे 255। ठीक है, इसमें से भाग करेंगे 867 कितना बार में ले जाएंगे, 3 बार में, तो आ जाएगा 765, घटाइएगा तो आ जाएगा 102। चलिए तो यहाँ लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल यानी Q3 और प्लस 102, समझ रहे ना, इतना गुना इतना और प्लस ये लिख देंगे। अब यहाँ पे आपको बताया था कि यदि शेषफल 0 नहीं आया तो पुनः किसको लेंगे, B को लेंगे और R को लेंगे। ये रहा B और ये रहा R, इसको दोनों को लेंगे। 255 इधर लिखेंगे और इधर 102 लेंगे और फिर पुनः भाग का काम करेंगे। ये रफ में करेंगे, इधर ये भाग कर रहे हैं इसको रफ में करिएगा। ये फिर 2 बार में जाएगा, ये आएगा 204, घट जाएगा आएगा 51। ठीक, चलिए तो इंटू होगा 2, इसके में से इंटू करेंगे ना 2 से और प्लस शेषफल यानी 51, समझ गए। फिर 0 नहीं आया शेषफल तो फिर आपको इसको लेना होगा और इसको लेना होगा। ये क्रिया कब तक लेके चलेंगे, जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो चलिए यहाँ पे 102 लिखें, फिर 51 से ले गए, 51 से भाग करेंगे तो 2 बार में 102 आ जाएगा। चलिए तो ये इंटू 2 और प्लस 0, समझ रहे हैं ना, यानी कि 51 से 51 भाजक रह रहा है तब आ जा रहा है ये 0 शेषफल, तो शेषफल 0 आ गया, इसलिए इसका जो HCF होगा ये 51 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ से, तो यहाँ से आप समझ गए। चलिए एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं, इसमें भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें तो आप बना लीजिएगा। एक 3 अंक वाला देख लेते हैं, इसमें का सिर्फ 7 नंबर देख लेते हैं, बाकी तो आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें से सबसे पहले 2 संख्याएं लेनी होंगी। इसमें से ले लीजिए 250, ठीक है, और एक ले लेते हैं 175, कोई भी 2 ले लेंगे, एक छोटा एक बड़ा ले लेंगे। चलिए यहाँ पे a बराबर मान लेंगे 250 और b बराबर हो जाएगा 175। फिर पुनः आपको यहाँ लिखना होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो यहाँ जो है आप जानते हैं a बराबर होता है BQ प्लस R, और R जो होता है 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन B से छोटा होगा। चलिए यहाँ लिखेंगे 250 इक्वल टू में 175, आपको भाग में बताया है अभी भी, इस तरह से बनाएंगे आप।
175 एक बार में ले जाएंगे 175 आएगा, यहाँ से उतरेगा 5 7 75 उतरेगा, तो इंटू में 1 और प्लस 75 से इस पर 0 नहीं आया तो फिर 175 लेंगे और इधर लेंगे 75, पुनः फिर इसको ले जाएंगे 2 बार में जाएगा, ऐसे भाग करके दिखा देते हैं आपको। 175 लिए हैं, यहाँ पे ले गए हैं 75 से 2 बार में 150 25 उतरेगा, तो शेषफल 25 बच गया। अभी फिर भी नहीं गया, फिर इधर 75 लिखेंगे, इधर 25 लिखेंगे, 3 बार में ये शेषफल 0 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से इन दोनों का, सिर्फ इन दोनों संख्याओं का 250, यहाँ से आपको निकला 250 तथा 75 175 का HCF कितना आ गया आपके पास, 25 आ गया। लेकिन अभी इसके साथ 45 भी है तो उसको भी लेना है, तो अब आगे इसमें इसी में क्या करेंगे, अब लेंगे पुनः हम लोग ले लेंगे ये जो है 425 है ना, और ये आपका HCF जो है एक ये, यानी कि जो आपके पास जो संख्या दिया है उसको लेना है 425, और जो HCF निकाले हैं उसको लेना है। अब पुनः इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे, 425 इधर लिखेंगे, इधर 25 लिखेंगे, इसको भाग करके देखेंगे 25 में 425 से, फिर द्वारा 25 से करेंगे तो इसमें आएगा एक बार में 25, यहाँ घटाएंगे, यहाँ से घटेगा तो 7, यहाँ घटेगा 1 75 175 आ गया, 5 उतरेगा ना। अब इसको कितना बार में ले जाएंगे, तो 7 बार में ले जाएंगे 175, तो ये इंटू हुआ 17 और प्लस आ गया 0, शेषफल 0 आ जा रहा है ना। तो जब शेषफल 0 आ जा रहा है तो HCF यही ना हो जाएगा, इसलिए तीनों का जो HCF हुआ वो आपका 25 हुआ, जो HCF निकाला तो कितना आ गया 25 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में का है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का है। ठीक है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक जो होगा, धनात्मक सम पूर्णांक जो होगा वो 2q के रूप में होगा और विषम 2q + 1 के रूप में होगा, जहाँ q क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 2 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा क्या जानते हैं कि a बराबर होगा BQ, तो b जो है आपका भागफल जो है 2 हो रहा है, सॉरी भाजक जो है 2 हो रहा है, तो 2q + r। आप फॉर्मूला जानते हैं ना कि a बराबर होता है BQ + r, है ना, a बराबर होता है BQ + r। तो वही यहाँ b की जगह तो आपका 2 दिया है ना, भाजक आपका 2 दिया है, तो a बराबर हो जाएगा 2q + r, और ये r जो होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन 2 से छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा ना। चलिए, तो यहाँ से आप इसका मान आप लिख सकते हैं a बराबर 2q, जब 0 रखिएगा तो r के जगह 0 भी रख सकते हैं, 0 से बड़ा भी रख सकते हैं, तो 0 से बड़ा रखिएगा तो आप रख सकते हैं, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो यही ना आएगा। यहाँ से देखिए, अगर 0 यहाँ कह रहा है कि r का मान 0 है तो 0 रखेंगे तो ये तो 2q हो जाएगा, और 0 से बड़ा रखना है लेकिन 2 से छोटा कोई पूर्णांक रखना है तो एक ही रख सकते हैं, तो ये कहेगा 2q और ये कहेगा 2q + 1। तो इसमें देख रहे हैं ये जो 2q है, 2q 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य हो जाएगा, 2 से विभाज्य है, अतः यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक यानी सम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक, सम के बारे में अभी बात करें ना, सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है। ठीक है, और दूसरा जो देख रहे हैं 2q + 1 2 से विभाज्य नहीं है, तो जब विभाज्य नहीं है तो विषम संख्या है,
है ना। अतः प्रतीक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप में होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से ये क्लियर हो गया। तो चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और इससे रिलेटेड आपको लिंक की ज़रूरत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सएप करके इससे रिलेटेड अपने चैप्टर्स के आप लिंक पा सकते हैं। तो इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके साथ साथ आपको किसी भी सब्जेक्ट का, आपको सारे सब्जेक्ट के इसमें लिंक मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट का इस चैनल पे वीडियो मिलेगा। तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को देखें, प्लेलिस्ट से जाकर देखें, आपको सारे वीडियो मिलेंगे।